हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में आपका जो लेसन 1 चल रहा है उसी लेसन में इसके पहले आप लोगों ने हरित क्रांति पढ़ा था और हरित क्रांति के में प्रयुक्त घटक कर चुके थे। आपका पहला लेसन फसल तथा भोजन उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अगला प्रश्न है नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ हैं। तो इसका उत्तर आप नाइट्रोजन चक्र, उसके बाद नाइट्रोजन चक्र के लाभ 4 लिखोगे, यानी उसी प्रश्न के आगे इस प्रश्न को भी फेयर करोगे। तो आज सबसे पहले नाइट्रोजन चक्र समझते हैं क्या होता है। देखिए, मिट्टी, जल, वायु तथा सजीवों में नाइट्रोजन के लगातार परिसंचरण को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। यानी जितने भी ये कंपोनेंट लिखे गए हैं, ऊपर लिखा गया है मिट्टी, जल, वायु और सजीव। सजीव में सभी जीवित प्राणी आ जाते हैं, यानी सभी आपके पेड़ पौधे जीवित होते हैं। उसके बाद जितने जीवित जीवधारी हैं, कीट पतंगे हैं, सभी प्रकार के जीवित जीवधारी शामिल हैं। तो मिट्टी, जल, वायु और सजीवों में जो नाइट्रोजन लगातार बहती रहती है, परिसंचरण मतलब उपस्थित होती रहती है एक स्थान से, यानी सजीवों के शरीर में, पूरे शरीर में चलती है, बहती है, उसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र ये चलता किस प्रकार से है, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना है, इसके द्वारा समझाते हैं। इसको आपको फेयर नहीं करना है, ये स्ट्रक्चर से आपको केवल समझना है, ठीक है, और समझ में आ जाएगा कि क्या होता है नाइट्रोजन चक्र। यानी ये परिभाषा यहाँ पर 2 लाइन की इस स्ट्रक्चर में, इस चित्र में आप समझ पाओगे आसानी से, परंतु इस चित्र को आप अपनी कॉपी पर फेयर मत करना। देखिए क्या होता है, जब नाइट्रोजन स्थिर होती है, सबसे पहले तो जब यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक आएंगे, इस क्रम से यहाँ तक, सबसे पहले नाइट्रोजन जब वातावरण में स्थित होती है, क्योंकि नाइट्रोजन वातावरण में पाई जाती है, ठीक है। तो जब वातावरण की नाइट्रोजन स्थिर होती है तो कुछ पौधे की जो जड़ें हैं, यानी कुछ पौधों की जो जड़ें हैं वो नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेती हैं। यानी ये नाइट्रोजन है कहाँ से, वातावरण से। आपका जो ये सामान्य वातावरण है, इस वातावरण से ये नाइट्रोजन है, ठीक है। ये नाइट्रोजन कुछ पौधों की जड़ें अवशोषित करती हैं। जब ये नाइट्रोजन स्थिर होती है, तब फिर क्या होता है कि पौधों में ये नाइट्रोजन पहुंच गई और इसी पौधे को फिर क्या करते हैं, जंतु खाते हैं। क्योंकि आपको पता है जितने भी जीवित जीवधारी हैं वो किसी ना किसी प्रकार से, यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों को ही अपना भोजन बनाते हैं, या पौधों से प्राप्त किसी प्रकार के उत्पाद जैसे फल, अनाज, सब्जियां, फूल इत्यादि से भोजन प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन वातावरण से आई, पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन पहुंच गई, फिर पौधों को जंतुओं ने खाया। खाने के बाद क्या होता है कि जंतु मर जाते हैं और पौधे भी मर जाते हैं, यानी ये पौधा और ये जंतु दोनों ही मर जाते हैं, ठीक है। आप पौधा लिख लो, बनाया है चित्र तो आप पौधा भी लिख लो। तो पौधा और जंतु दोनों क्या होते हैं, मर जाते हैं। आपको पता है कि सभी प्रकार के जीव और सभी प्रकार के जितने भी जीवित जीव हैं वो किसी ना किसी दिन मृत्यु को जरूर प्राप्त होते हैं, मर जाते हैं। यानी आपने कोई फसल बोई, कोई पौधा बोया, उसके बाद क्या होता है, पौधे से फसल पक के तैयार हो जाती है, पौधा क्या होता है, नष्ट हो जाता है, मर जाता है। तो पौधा और जंतु दोनों ही जब मर जाते हैं, तो यानी लिखा हुआ मर जाते, मरने के बाद जीवाणु क्या करते हैं, खाते हैं। यानी जीवाणु, एरो ऊपर बनाया है, इन दोनों मरे हुए पौधों और जंतुओं को जीवाणु खाते हैं। खाने के बाद क्या करते हैं, पौधे और जंतु दोनों को अपघटित करते हैं, यानी जीवाणु अपघटित करते हैं। खाने के बाद जीवाणु अपघटित कर देते हैं। अपघटित का मतलब है कि जो मरे हुए पेड़ पौधे की पत्तियां, घास, टहनी हैं और जो जीवित जीव हैं वो मरने के बाद जो मरे हुए जीव हैं उनकी डेड बॉडी को जीवाणु क्या करते हैं, अपना भोजन बना करके उनको नष्ट करते हैं।
क्योंकि आपने देखा होगा कोई छोटा सा जीव मरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा रहता है, कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसके अवशेष बचते हैं, हड्डियां वगैरह बचती हैं, बाकी उसका मांस और खाल पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो वो जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणु ही उसको अपघटित कर देते हैं, यानी उनको खा लेते हैं, मरे हुए जीवों को, मरे हुए पौधों की पत्तियों को, इन सबको खा करके वो समाप्त कर देते हैं। तो नाइट्रोजन सबसे पहले पौधों की जड़ों में पहुंची, पौधे मर गए, यानी पौधों की जड़ों में पहुंची, जंतुओं ने पौधों को खाया, पौधे भी मर गए, जंतु भी मरते हैं। मरने के बाद क्या होती है, जीव उनको खाते, जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो हैं उनको खाते हैं, खाने के बाद वो अपघटित कर देते हैं, जिससे अपघटित जब हो जाते हैं तब क्या होती है, जीवाणु फिर क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं। तो नाइट्रोजन पहले ली जाती है वातावरण से और फिर वही नाइट्रोजन वातावरण को छोड़ दी जाती है, और ये क्रम लगातार चलता रहता है। तो इस पूरे क्रम को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं आसानी से कि वातावरण से पौधे की जड़ें नाइट्रोजन को लेती हैं, जिससे नाइट्रोजन पौधों में पहुंचती है, पौधों को जंतु खाते हैं, जिससे जंतु में भी नाइट्रोजन पहुंच जाती है। जब पौधे और जंतु अपनी आयु पूरी कर लेते हैं तब दोनों ही मर जाते हैं। मरने के बाद मरे हुए पौधे और जंतुओं को जीवाणु खाते हैं, जीवाणु खाते हैं, खाने के बाद जीवाणु मरे हुए पौधों और जंतुओं को अपघटित कर देते हैं, जिससे जीवाणु में नाइट्रोजन पहुंच जाती है। तो वही जीवाणु उस नाइट्रोजन को फिर मुक्त करते हैं, यानी उस नाइट्रोजन को अपने शरीर से निकाल देते हैं, जिससे वातावरण में फिर नाइट्रोजन पहुंच जाती है। यही क्रम लगातार चलता रहता है, नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। तो उस चित्र को आपको बनाना नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए था। अब देखते हैं नाइट्रोजन चक्र के लाभ। तो नाइट्रोजन चक्र के लाभ क्या है, पहला, घास पात फसल चक्र से हट जाती है। यानी जो नाइट्रोजन चक्र है तो इसमें क्या है कि कई घासें जो हैं वो नाइट्रोजन को ग्रहण करती हैं, ग्रहण करने के बाद वो मर जाती हैं। तो फसल चक्र से क्या होती है, जो फसलें हैं उससे घास खत्म हो जाती है। फसलें गहराइयों से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपयोग में लेती हैं। यानी जो फसलें हैं उनकी जो जड़ें हैं वो जब नाइट्रोजन का अवशोषण उनकी जड़ें करती हैं, यानी नाइट्रोजन एक पोषक तत्व में आ जाता है, पौधों को उर्वरा शक्ति प्रदान करता है। तो पौधे क्या करती हैं, गहराई से वातावरण की नाइट्रोजन को ग्रहण करती हैं और उसके साथ साथ और भी उनको वातावरण के पोषक तत्व मिल जाते हैं, जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, और भी जो वातावरण यानी जो और वायुमंडल में जड़ों में मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनको फसलें ग्रहण कर लेती हैं। अगला, प्रत्येक वर्ष खाद की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण दलहनी फसलों में देखिए, जो दाल वाली फसलें हैं जैसे आपका चना है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, अरहर है, इन पौधों की जड़ों में एक राइजोबियम लेगुमिनोसेरम नाम का जीवाणु उपस्थित होता है। वो जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, यानी नाइट्रोजन का अवशोषण करता है उनकी जड़ों में, जिससे उन पौधों में उर्वरा शक्ति प्राप्त होती रहती है। उनको किसी अलग से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वही बताया गया कि प्रत्येक वर्ष खाद की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण दलहनी फसलों में, यानी आपने जिस खेत में दलहन वाली फसल बोई है, यानी दाल वाली फसल बोई है, वहां पर आपको किसी प्रकार के नाइट्रोजन उर्वरक या नाइट्रोजनी उर्वरक की आवश्यकता हर साल डालने की नहीं होती है, क्योंकि वो जड़ें उपजाऊ बना देती हैं मिट्टी को नाइट्रोजन का अवशोषण करके वातावरण से। प्रत्येक वर्ष मृदा में वही रोगाणु उपस्थित नहीं रहते हैं। तो जो नाइट्रोजन पौधे ले लेते हैं वातावरण से, तो नाइट्रोजन के कारण क्या होता है कि जो रोगाणु उत्पन्न होते हैं वो रोगाणु एक बार ही उस फसल में उत्पन्न होंगे, लेकिन अगली बार नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण वो रोगाणु स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो ये फायदा मिलता है। लेकिन प्रत्येक वर्ष मृदा में वही रोगाणु उपस्थित नहीं रहते हैं नाइट्रोजन के कारण, यानी जहां पर आपने दाल वाली फसल बोई थी वहां पर नाइट्रोजन के कारण अगली बार वहां पर जीवाणु नहीं पनपेंगे। ये सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। इसी के साथ आज का जो टॉपिक था हमारा नाइट्रोजन चक्र समाप्त होता है। आप ये प्रश्न लिख करके उत्तर को फेयर करना और ये चित्र नहीं बनाना, ठीक है।